Hello everyone. Today I am going to discuss about structural functional perspective. तो ये पर्सपेक्टिव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समाजशास्त्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो जानते हैं इस पर्सपेक्टिव के बारे में। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो होता है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जो है वो समाजशास्त्र में एक विशेष महत्व रखता है और इसका यूज़ बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने डिफरेंट तरीके से अपने काम में किया है। जैसे इस जो ये अप्रोच है, इसका ये मानना है कि जो विभिन्न परिस्थितियाँ और भूमिकाएं होती हैं उनका आपस में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात इसी चीज़ पे की गई है कि परिस्थिति और भूमिका का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये इसी चीज़ को लेकर चलता है कि स्टेटस और रोल का कितना इम्पैक्ट है या दोनों इंटर रिलेटेड है, इस पर बात करता है। इसके साथ ही ये जो पर्सपेक्टिव है वो इस पर फोकस करता है कि किसी भी एक संरचना में अगर कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव दूसरी संरचना पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी समाज में घटनाएं घटित हो रही होती हैं या जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो अगर किसी भी समाज के किसी एक भाग में परिवर्तन आएगा तो उसका प्रभाव दूसरे भाग पर भी पड़ेगा। तो ये अप्रोच ये बताता है कि जो भी समाज में होता है, जो भी घटना घटित होती है उसका प्रभाव हर इकाई पर पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें ये कहते हैं कि समाज में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं और वो परस्पर आपस में सहसंबंधित होती हैं। अब जब कोई चीज़ आपस में सहसंबंधित है तो जाहिर सी बात है अगर एक पार्ट में चेंज होगा तो ऑब्वियसली दूसरे पार्ट में अपने आप ही चेंज होगा। तो ये जब भी आप संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की बात करेंगे या किसी को भी बताएंगे तो आपको अपने माइंड में 3-4 की पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि इसमें जो भी जितने भी पार्ट होते हैं आपस में निर्भर होते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दूसरा, इसमें परिस्थिति और भूमिकाओं का विशेष महत्व होता है, इनका अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति एवं भूमिकाओं का अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा, इसमें विभिन्न इकाइयाँ होती हैं जो आपस में अंतः संबंधित होती हैं और अगर एक इकाई में कोई परिवर्तन आता है तो दूसरी इकाई में अपने आप ही उसमें परिवर्तन आता है या उसका प्रभाव दिखाई देता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ये माना जाता है समाज में कोई भी प्रघटना है अगर वो घटित होती है तो उसका प्रभाव समाज में किस तरह से पड़ता है, इस चीज़ का भी एनालिसिस इस पर अप्रोच में किया जाता है। तो समाज में घटित होने वाली घटनाओं का या प्रघटनाओं का प्रभाव समाज में किस तरह से पड़ रहा है उसका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और ये जो अप्रोच है इसका ये मानना था कि समाज में यथास्थिति को बनाए रखना है, जैसी समाज का स्टेटस है उसको बनाए रखने पर ये ज़्यादा फोकस करता था। इसीलिए इसमें मैंने ये अपने आप की पॉइंट लिखे हैं कि आपको अगर किसी को भी बताना है तो आपको ये 4 अगर की पॉइंट याद होंगे तो आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो इन चारों की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव पे अच्छे से एक अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो ये 4 की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन ये अप्रोच करता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये समाज में जो भी स्टेटस है उसको बनाए रखने का, मेंटेन रखने का काम करता है। यानी ये चाहता है कि जो समाज में व्यवस्था बनी हुई है उसको बनाए रखा जाए और समाज में जो जितने भी कार्य होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो समाज की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक भाग में परिवर्तन आएगा तो दूसरे भाग में अपने आप ही परिवर्तन आएगा। तो कहने की मोटी बात ये है कि जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है वो समाज में निर्भित जो वो अंग हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उसका एक अंग में प्रभाव जो होगा उसका दूसरे अंग में अपने आप ही प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आते कौन कौन से हैं वो आपको पता है। थिंकर्स मैलिनोव्स्की, ब्राउन जो हैं ये दोनों लोग पहले हैं, क्लासिकल थिंकर्स में आते हैं मैलिनोव्स्की, ब्राउन, और इन्होंने बाहर काम करके अपना अध्ययन दिया है। इसी तरह पार्सन्स और जो मर्टन हैं उन्होंने भी इस अध्ययन का
अप्रोच का यूज़ किया है अपने काम में और फिर बताया है कि इसका क्या इम्पैक्ट है। और जो डेविस हैं उन्होंने कहा कि जो समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है, बस उसी को एक समाजशास्त्री उपागम या अप्रोच मानते हैं। तो इसी को ये क्या कहते हैं, समाजशास्त्री अप्रोच कहते हैं, प्रकार्यवाद को ही, इसी को वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, डेविस के अकॉर्डिंग, जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है वो समाजशास्त्री उपागम है या अप्रोच है। ये अगर पूछा जाए तो सबसे नियरेस्ट आंसर डेविस होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। बाकी जब हम आपको थिंकर्स पढ़ाएंगे तब उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि इन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी में क्या बोला है। अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए, ये सारी जो बात हो रही थी वो 1970 के दशक के आसपास हो रही थी। उसके बाद 1970 से लेकर 1980 के आसपास ये जो था, इसको क्या कहा जाने लगा कि ये बहुत ही कंजर्वेटिव उपागम है या बहुत ही रूढ़िवादी उपागम है। इसकी कुछ कमियां निकाल के कुछ जो समाजशास्त्री थे वो लाने लगे। कमी क्या निकालते थे कि ये यथास्थितिवाद को बनाए रखने पे ज़्यादा जोर देता है और इसमें परिवर्तनवादी विरोध है, इसमें संघर्ष पे ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें विचलन पे ध्यान नहीं दिया गया है ऐसी, और इसमें इंडिविजुअलिटी को ध्यान में नहीं रखा गया, समाज को ध्यान में रखकर अध्ययन किया गया है। तो ये कहते थे कि ये एक विशेष पक्ष का अध्ययन करते हैं, तो ये इसकी कमी बताते थे कि इसमें ये कमियां हैं, तो इसको रूढ़िवादी उपागम कहा। और इसकी फिर इसमें कमी निकालते हुए इसमें संशोधन किया और 1980 के दशक में आते आते क्या हुआ, 1980 तक जो जेफरी अलेक्जेंडर थे उन्होंने इसको न्यू फंक्शनलिज्म का नाम देकर एक नए सिद्धांत की पुष्टि की, नव प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया और उसमें जो कमी रह गई थी प्रकार्यवाद में उसको सुधारते हुए अपना एक नया सिद्धांत देते हैं। और ये इसी नाम से अपनी एक बुक भी निकालते हैं 1985 में न्यू फंक्शनलिज्म के नाम से, जिसमें जो कमी रह गई थी उस पर फोकस करते हुए उसको आगे बढ़ाते हैं और अपना एक नया सिद्धांत देते हैं। तो 1980 के आते आते ये जो सिद्धांत था समाजशास्त्र के स्तर पर, इसका जो धरातल था वो समझो कि लुप्त हो गया या उसका विशेष महत्व नहीं रह गया, क्योंकि जो नौ प्रकार्यवाद था उसने अपनी ऐसी विशेषताएं बताई जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया। तो इसमें ऐसी क्या विशेषताएं थी नौ प्रकार्यवाद में, या कोई पूछे नौ प्रकार्यवाद क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने जो फोकस किया वो कहा, इसमें डेविएंस विचलन की भी बात की, सोशल चेंज की बात की, सामाजिक परिवर्तन की बात की, और साथ ही साथ संघर्ष, जो उसमें कमियां रह गई थी उसको आगे लाते हैं और बताते हैं कि जो विभिन्नता समाज में है उसका भी अध्ययन करना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने व्यक्ति को भी इम्पोर्टेंस दी, इंडिविजुअलिज्म को भी इन्होंने बढ़ावा दिया। और इस तरह से लेके जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर बना अब, तो वो ये सारे टॉपिक पे डिस्कशन होने लगा और इन सबको इंक्लूड करके आगे बात की जाने लगी। तो ये जो कमी रह गई थी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका संरचनात्मक प्रकार्यवाद उपागम था उसमें क्या कमी थी, तो यही कमी थी कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था, सोशल चेंज को इंक्लूड नहीं किया गया था, व्यक्तिवाद को इंक्लूड नहीं किया गया था, डेविएंस को इंक्लूड नहीं किया गया था। इन सब को इंक्लूड करते हुए जेफरी अलेक्जेंडर अपना नया सिद्धांत देते हैं 1985 में। तो ये वाला सिद्धांत जो रहता है वो 1980 तक के आसपास में रहता है, उसके बाद फिर ये न्यू फंक्शनलिज्म आ जाता है। तो न्यू फंक्शनलिज्म के जनक कौन होते हैं? अलेक्जेंडर होते हैं, इसीलिए इनको नौ प्रकार्यवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही इसको सबसे पहले दिया था। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी बुक इनकी आई थी 1982 में, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, क्योंकि 1980 के बाद ही ये शुरू हुआ था। तो इसमें इनकी ये बुक इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है, थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है इनकी 20 लेक्चर्स। 20 लेक्चर्स कब आई थी? 1987 में आई थी। 20 लेक्चर इन्होंने जो दिए थे उस पर ही एक बुक निकाली थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है और ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके अलावा जो अलेक्जेंडर का इम्पॉर्टेंट है वो समाज में ये 3 प्रकार की विशेष व्यवस्थाओं का
व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हैं, जो शायद अभी तक नहीं पूछा गया मेरे ख्याल से किसी एग्ज़ाम में, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला है इंटरैक्शनल सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी प्रेजेंस का अनुभव करता है, अपनी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो देखता उसका अध्ययन करता है कि हाँ हमारी उपस्थिति क्या है समाज में। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में क्या होता है, व्यक्ति को अंतःक्रिया जो भी वो करता है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है, उस फॉर्म में उसका एनालिसिस करता है रहता है, तो इंटरैक्शन का जो वो फॉर्मूला होता है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद लास्ट में है सोशल सिस्टम, जो एक लार्ज पर्सपेक्टिव पे बात करता है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत। इन सब को जब ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होती हैं तो सोशल सिस्टम का निर्माण होता है। तो इस तरह से इन्होंने 3 व्यवस्थाएं बताई हैं। शॉर्टकट उसको देखें तो क्या होगा, IOS से आप कर सकते हैं, I से इंटरैक्शनल, O से ऑर्गेनाइजेशनल और S से सोशल सिस्टम। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं किसने दी हैं, अलेक्जेंडर ने दी हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच समझ में आया होगा और उसकी क्रिटिक कौन करता है, जेफरी अलेक्जेंडर करते हैं। और न्यू फंक्शनलिज्म के जनक कौन है, जेफरी अलेक्जेंडर हैं। न्यू फंक्शनलिज्म की बात कब की थी, 1985 में। इनकी बुक जो थी थ्योरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी वो 1982 में थी। 20 लेक्चर जो थी वो 1987 में थी। और इस तरह से ये अपनी थ्योरी नई निकाल के लाते हैं और इसमें जो भी कमी रह गई थी उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। तो मेरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो था वो उसमें मुझे इतना ही बताना था। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव अप्रोच और उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, उसकी बात करेंगे। आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।